नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हजीपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की हमारी क्लास में हम मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ तक दक्षिणी भारत की बात करता हूँ, दक्षिणी भारत में 17वीं शताब्दी में शायद मराठा साम्राज्य से पावरफुल, उससे ज़्यादा विकसित और उससे ज़्यादा विस्तृत और कोई भी साम्राज्य नहीं था। अगर आप महाराष्ट्र के रीजन में जाते हो तो महाराष्ट्र ही बेसिकली वो जगह है जिसे प्राचीन समय में मराठा साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य का नाम आते ही दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम आता है छत्रपति शिवाजी का। तो आइएगा शुरू से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं मराठा एम्पायर या मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है आपका छत्रपति शिवाजी का। देखिएगा, अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी, तो शिवाजी जो रहे हैं इनका जन्म 6 अप्रैल 1627 को हुआ। 6 अप्रैल 1627 को आपका शिवनेर फोर्ट, शिवनेर का किला, जो कि आपका कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र। तो 6 अप्रैल 1627 को छत्रपति शिवाजी का बर्थ शिवनेर के किले में हुआ, जो कि आपका पुणे महाराष्ट्र में है। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई। इनकी माता का नाम क्या था? जीजाबाई। अगर मैं बात करूं तो छत्रपति शिवाजी के ऊपर अपनी माँ और पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ही कम पड़ा है। अगर मैं बात करूं इनके पिता की, तो इनके पिता शाहजी भोसले जो रहे हैं वो बहुत बड़ी रियासत के मालिक रहे हैं। वो पुणे की रियासत पर वो एक समय में रूल या राज करते थे। और 1637 में शाहजी भोसले पुणे की रियासत को दे देते हैं अपने बेटे शिवाजी को। और इसी के साथ शाहजी भोसले दक्षिणी भारत में एक दूसरे साम्राज्य में चले जाते हैं, जिस साम्राज्य का नाम था बीजापुर है। ये मॉडर्न डे आधुनिक समय में आपका कर्नाटका में है। बीजापुर की अगर मैं बात करूं तो बीजापुर में रूल करते थे अली आदिल शाह, जो कि सुल्तान थे बीजापुर के। जैसे ही 1637 में अपने पुणे की रियासत को शाहजी भोसले अपने बेटे शिवाजी को सौंपते हैं, उसके बाद और वो बीजापुर जाकर के सुल्तान अली आदिल शाह की सल्तनत में एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर काम करने लगते हैं। और धीरे धीरे शाहजी भोसले की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि उससे सुल्तान अली आदिल शाह नाखुश बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। सुल्तान को लगने लगता है कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में शाहजी भोसले अली आदिल शाह को हराकर और बीजापुर पे अपना वर्चस्व कायम कर ले। यही कारण था कि वो गलत आरोप लगाकर और शाहजी भोसले को बीजापुर साम्राज्य से निकाल देते हैं। और शाहजी भोसले उसी दिन ये प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में वो बीजापुर से भी एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसके सामने बहुत ही बौना या छोटा पड़ जाएगा आपका कौन सा बीजापुर साम्राज्य। हालांकि 1647 में और शाहजी भोसले की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी इस इच्छा को आगे चल कर के उनके बेटे शिवाजी ने पूरा किया। तो
तो याद रखिएगा, जब भी आपसे कोई ये पूछते हैं कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर प्रभाव किसका पड़ा, तो याद रखिएगा ना उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव उनके माता का रहा और ना ही उनके व्यक्तित्व पे उनके प्रभाव पिता का रहा है। फिर शिवाजी के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाले कौन रहे हैं, तो याद रखिएगा कि शिवाजी के व्यक्तित्व को सबसे अधिक किसी व्यक्ति ने प्रभावित किया तो वो रहे हैं हमारे दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव। जब शाहजी भोसले को बीजापुर से निकाला जाता है तो उस समय और शिवाजी की आयु बहुत कम थी। शाहजी भोसले को लगा कि अपमान का बदला लेने के लिए बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह आक्रमण कर सकते हैं और अगर आक्रमण में उनके पुत्र को कुछ हो गया तो उनका उत्तराधिकारी पीछे कोई नहीं बचेगा। यही रीज़न था कि शाहजी भोसले और जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को अपने पास ना रख के उसके नाना कोंडदेव के पास भेज दिया था। और यही रीज़न है कि शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा दादा कोंडदेव का। ये दादा कोंडदेव ही थे जिन्होंने शिवाजी को गुरिल्ला, याद रखिएगा, जिन्होंने शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध पद्धति सिखाई। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ताउम्र इस्तेमाल किया छत्रपति शिवाजी ने। ये युद्ध पद्धति क्या थी, देखिएगा, गुरिल्ला की खास बात होती है कि अगर आप लोग एक ग्रुप में जाते हो तो गुरिल्ला कभी भी एक समूह या ग्रुप के ऊपर आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि एक ग्रुप में उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। अगर आप अकेले क्रॉस कर रहे हो तो गुरिल्ला आपके ऊपर आक्रमण जरूर करेगा। गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी यही थी। दादा कोंडदेव ने उसे सिखाया कि आप एक साथ किसी राजा के पूरे साम्राज्य के ऊपर आक्रमण ना करके उस राजा के छोटे छोटे किलों पे या छोटे छोटे इलाकों पर आक्रमण करो और धीरे धीरे उन इलाकों को जीतकर अपने कब्जे में करो। और इसी युद्ध पद्धति का इस्तेमाल मरते दम तक किया किसने, छत्रपति शिवाजी ने। जहाँ तक बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के गुरु की, तो याद रखिएगा इनके गुरु का नाम गुरु समर्थ रामदास जी था और कई बुकों में आपको खाली इनके गुरु का नाम रामदास ही लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका पूरा नाम समर्थ रामदास था, लेकिन अधिकांश बुकों में आपको रामदास ही लिखा मिलेगा। इनकी जो गुरु रहे हैं रामदास, ये लेखक रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक के, जिसका नाम रहा है 10 बोध। तो 10 बोध के लेखक गुरु रामदास गुरु रहे हैं किसके, छत्रपति शिवाजी के। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम फिर इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, छत्रपति शिवाजी का विवाह 1640 में हुआ और इनकी पत्नी का नाम साईबाई निमलाकर था। याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी का विवाह 1640 में हुआ। इनका 1640 में क्या हुआ, विवाह, और इनकी पत्नी का नाम सालबाई निम्बलाकर था। सालबाई निम्बलाकर। अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी की, तो छत्रपति शिवाजी का एक ही टारगेट था, एक ही उद्देश्य था, और इनका उद्देश्य वो था कि इन्हें अपने पिता की अंतिम विश को पूरा करना था और इन्हें एक बीजापुर से भी बड़ी साम्राज्य की स्थापना करनी थी। और इसी के चलते इन्होंने 1644 में जो अपना पहला आक्रमण किया, वो आक्रमण इन्होंने तोरण पे किया, जो कि कहाँ पे है आपका, बीजापुर। और इन्होंने बीजापुर साम्राज्य के इस पहाड़ी क्षेत्र को जीतकर, जिसे कई बुकों में आपको तोड़ना भी मिलेगा, इस रीजन को जीतकर और अपने साम्राज्य में स्थापित कर दिया।
इसके बाद 1647 में और इनके पिता शाहजी भोसले की मृत्यु हो जाती है और शाहजी भोसले की मृत्यु के बाद इन्होंने दादा कोंडदेव के संरक्षण में रहकर और राज करना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में 1656 में इन्होंने रायगढ़ जो कि आपका पुणे के पास है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में, उसे अपनी कैपिटल या क्या बनाया, राजधानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि छत्रपति शिवाजी की राजधानी क्या है। तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी रही है हमारी कौन सी, रायगढ़। अब धीरे धीरे जो साउथ इंडिया वाला रीजन है, जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, जिसमें आता था आपका बीजापुर, और इसके अलावा और बाकी रीजन पे धीरे धीरे अटैक करके छोटे छोटे किलों को कब्जा करने लगते हैं कौन, छत्रपति शिवाजी। और यही रीजन था कि छत्रपति शिवाजी एक तरीके से बहुत ही बड़ा इशू बन गए थे बीजापुर के लिए और मुगलों में औरंगजेब के लिए। मुगलों में ये वो टाइम पीरियड था 17वीं सेंचुरी का, शताब्दी का, जब केंद्रीय भारत में और औरंगजेब राज करते थे, लेकिन औरंगजेब के पास दक्षिणी भारत में बीजापुर और गोलकुंडा जैसे साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ये अलग बात है कि बाद में उसने इन साम्राज्यों को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया था, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू बने हुए थे शिवाजी, किसके लिए, बीजापुर, और मुगलों में किसके लिए, आपका औरंगजेब। दोनों ही इससे परेशान थे क्योंकि धीरे धीरे करके और शिवाजी अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहे थे और इनकी टेरिटरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यही रीजन था कि 1665 में बीजापुर के सुल्तान अपने योग्य सेनापति अफजल खां को भेजते हैं। अफजल खां को इस चीज़ के लिए भेजा गया था ताकि वो छत्रपति शिवाजी को हरा कर उसे सबक सिखा सके कि आने वाले समय में वो कभी भी बीजापुर के ऊपर आक्रमण ना करे। लेकिन बीजापुर के अफजल खां को छत्रपति शिवाजी द्वारा हरा दिया गया और इसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। यही रीज़न था कि अली आदिल शाह ने इसके बाद अपनी तरफ से कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति शिवाजी की तरफ नहीं भेजा, क्योंकि उसके योग्य सेनापति की ही इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। मुगलों की तरफ से औरंगजेब ने इसी वर्ष 1665 में अपने एक बहुत ही योग्य सेनापति शाइस्ता खां को भेजा और शाइस्ता खां को भी हरा दिया गया, किसके द्वारा, छत्रपति शिवाजी द्वारा। ये बहुत बड़ा अपमान था औरंगजेब के लिए। और जब औरंगजेब को लगा कि बहुत ही मुश्किल है हराना दक्षिणी भारत में किसे, छत्रपति शिवाजी को, तब उसने अपनी सबसे योग्य सेनापति, जिसका नाम राजा जयसिंह था, राजा जयसिंह जो कि आमेर के राजा थे, उनको छत्रपति को हराने के लिए दक्षिणी भारत में भेजा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आएगा। 1665 में राजा जयसिंह द्वारा हरा दिया गया किसे, छत्रपति शिवाजी को। और छत्रपति शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच 12 जून 1665 को ट्रीटी ऑफ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। क्या था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप पहले चाहे तो इधर तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 12 जून 1665 की, तो ये वो टाइम पीरियड था जब 12 जून 1665 को शिवाजी और उस समय मुगलों के सेनापति महाराजा जय सिंह के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका नाम ट्रीटी ऑफ पुरंदर या पुरंदर की संधि थी। पुरंदर की संधि के अनुसार कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें की गई, और वो चीज़ें क्या थी। इन पुरंदर की संधि के अनुसार ये कहा गया कि जो 23 बड़े किले हैं, जो बड़े
फोर्ट हैं जो कि साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में जीते हैं किसने, छत्रपति शिवाजी ने। उन 23 बड़े किलों को वापस लौटा दिया जाएगा, किसको, औरंगजेब को। और इसके साथ ही जो 12 छोटे किले बचे, उन 12 छोटे किलों को दे दिया जाएगा छत्रपति शिवाजी को। तो बेसिकली शिवाजी का जो साम्राज्य था उसे घटा के काफ़ी छोटा कर दिया गया। बड़े किले मुगलों ने अपने अधीन ले लिए और जो छोटे किले थे वो दे दिए गए किसे, छत्रपति शिवाजी को। दूसरा, पुरंदर की संधि के अंतर्गत ये शर्त रखी कि भविष्य में औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करेंगे, और जब औरंगजेब बीजापुर पर आक्रमण करेंगे तो उस समय छत्रपति शिवाजी औरंगजेब का साथ देंगे। मतलब जब अली आदिल शाह पर आक्रमण किया जाएगा, जब छत्रपति शिवाजी को साथ देना पड़ेगा, किसका, औरंगजेब का। इसी के साथ साथ जो छत्रपति शिवाजी थे ये तीसरे एक एरिया पर राज करते थे जिसका नाम था कोंकण। कोंकण बेसिकली महाराष्ट्र और गोवा का तटीय क्षेत्र है जो समुद्र से लगा हुआ है। तो कोंकण के ऊपर राज करने के लिए ही इसे हर साल 40 लाख हुण, याद रखिएगा उस समय जो मुद्रा चलती थी उस मुद्रा का नाम हुण था, तो इसे 40 लाख हुण टैक्स या कर के रूप में प्रतिवर्ष किसे देने पड़ेंगे, औरंगजेब को। और इसके साथ ही पुरंदर की संधि की जो सबसे अंतिम बात थी, शर्त थी, वो ये थी कि औरंगजेब खुद मिलना चाहते हैं छत्रपति शिवाजी से, और शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए खुद कहाँ आएंगे, आगरा। और इस शर्त पर भी सहमत हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी। और इस शर्त को मानते हुए 1666 में अपने पोते शाहू के साथ छत्रपति शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, आगरा। और जैसे ही वो आगरा पहुंचते हैं औरंगजेब से मिलने के लिए, तब उनको वहाँ पर काफ़ी अपमानित किया जाता है। जैसे मराठाओं की शान उनकी पगड़ी होती थी, तो औरंगजेब के दरबार में जैसे ही शिवाजी पहुँचते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जो भी मुगलिया सल्तनत के राजा से मिलने आते हैं वो अपने सर के ऊपर पगड़ी धारण नहीं कर सकते और पैरों में जनेऊ नहीं पहन सकते। यही कारण है कि अगर आप औरंगजेब से मिलना चाहते हो तो आपको अपनी पगड़ी और अपने पैरों के जनेऊ या जो उस समय के चप्पल होते थे उन्हें निकालना पड़ेगा। और इस तरीके से इस बहुत ही महत्वपूर्ण राजा को अपमानित करके औरंगजेब के सामने लाया जाता है 1666। जैसे ही ये औरंगजेब के पास सामने आते हैं अपने पुत्र शाहू के साथ, इन्हें अपने पोते शाहू के साथ और जयपुर पैलेस, याद रखिएगा जयपुर भवन जो कि कहाँ पे है, आगरा, वहाँ पे इनको हाउस अरेस्ट या नज़रबंद कर दिया जाता है। मतलब इनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता और इनके ऊपर नज़र रखी जाती है ताकि ये जयपुर भवन से निकल ना पाए एक लंबे समय तक और वहाँ पर कैद रहे छत्रपति शिवाजी और उनके साथ उनके पोते शाहू। लेकिन 1674 में कैद होने के 8 साल बाद छत्रपति शिवाजी वेशभूषा बदलकर और मुगलिया सल्तनत की कैद से फरार हो जाते हैं। लेकिन फरार होते हैं खाली शिवाजी, और जैसे ही शिवाजी फरार होते हैं 1674 में शिवाजी सीधा पहुंचते हैं वाराणसी, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। और बनारस में उनको एक बहुत ही योग्य विद्वान मिलते हैं जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट से अपना कोरोनेशन या राज्याभिषेक करवाते हैं। कौन? शिवाजी। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति, और इसी के साथ पहली बार छत्रपति की उपाधि लेते हैं। कौन? शिवाजी।
1674 से पहले शिवाजी को शिवाजी के नाम से जाना जाता था। 1674 के बाद वो छत्रपति शिवाजी कहलाए। छत्रपति का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि वो अब किसी भी मुगल राजा या किसी भी राजा के अधीन काम नहीं करेंगे, वो एक स्वतंत्र राजा के रूप में काम करेंगे। और इसी कोरोनेशन या राज्याभिषेक के साथ उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया रायगढ़। रायगढ़ को दोबारा से उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद उन्होंने एक लंबे समय तक मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन 1680 में 53 वर्ष की उम्र में और मृत्यु हो जाती है छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी की ये वो टाइम पीरियड था जब मराठा साम्राज्य आपका महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्र तक फैला हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी की मृत्यु होने के साथ ही और मराठा साम्राज्य की भी गिरावट का दौर शुरू हो गया। छत्रपति शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने इस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों या बुलंदियों तक पहुंचाया। और एक समय तो इतिहास में ऐसा भी आया जब दक्षिणी भारत से निकल कर के इस साम्राज्य ने उत्तरी भारत में, मेनली हरियाणा जैसे राज्यों में भी राज करना स्टार्ट कर दिया। आज हम मराठा पार्ट 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम शिवाजी के उत्तराधिकारी, जो शिवाजी के सक्सेसर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आइएगा आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी की, तो छत्रपति शिवाजी के दरबार में 8 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और इन 8 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान, 8 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, 8 महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि किसके दरबार में थे? शिवाजी। जैसे आपने पढ़ा है कि अकबर के दरबार में 9 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो नवरत्न कहलाते थे, ऐसे ही अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? छत्रपति शिवाजी। और इन अष्टप्रधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट होते थे 8 व्यक्तियों में, वो होते थे पेशवा। पेशवा, पेशवा देखिएगा, पेशवा का मतलब होता था उस टाइम पीरियड में मराठा साम्राज्य का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, और याद रखिएगा मोरोपंत पेंगले। मोरोपंत पेंगले 1674 से लेकर के 1683 तक ये मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा रहे हैं। पहले पेशवा रहे हैं कौन? मोरोपंत पेंगले। इसके बाद और बहुत ही महत्वपूर्ण पेशवा आए। आपने बालाजी बाजीराव का नाम सुना होगा, बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी। तो उन पेशवाओं के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो इनके साम्राज्य में 8 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अष्टप्रधान कहलाते थे। अष्टप्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट होते थे पेशवा, जो कि क्या कौन होते थे? प्रधानमंत्री। इसके अलावा दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे, वो होते थे अमात्य। अमात्य, अमात्य का मतलब होता था फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब होता था हिंदी में हमारा क्या? वित्त मंत्री। ये वो व्यक्ति होते थे जिनका काम कहाँ से एम्पायर या साम्राज्य में फाइनेंस आ रहा है और फाइनेंस कहाँ को जा रहा है, इसका लेखा जोखा करने का काम करते थे कौन? अमात्य। इसके अलावा थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होते थे आपके सुमंत। सुमंत उस समय के एक्सटर्नल मिनिस्टर या हिंदी में क्या होते थे? हमारे विदेश मंत्री। इनका काम ये होता था कि बाकी साम्राज्यों के साथ राजा के संबंध काफ़ी सुदृढ़ और काफ़ी अच्छे रहें, इस बात का निर्धारण करते थे सुमंत। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट होते थे हमारे पंडित राव। पंडित राव एक तरीके के धार्मिक गुरु होते थे जिनका मुख्य काम और धार्मिक कर्मकांड या पूजा पाठ जैसी चीज़ों का प्रबंधन करना होता था। साम्राज्य में एक सुचारू न्याय व्यवस्था बनी रहे जिसमें सब लोगों को समय से और सही न्याय मिले। यही रीज़न था कि इन्होंने अष्टप्रधान में नियुक्ति की हुई थी न्यायाधीश। न्यायाधीश
न्यायाधीश का इम्पोर्टेंट काम होता था कि उस समय की न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। तो ये अष्टप्रधान में कुछ एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी जो किसके दरबार में रहते थे, शिवाजी के दरबार में। और याद रखिएगा इन अष्टप्रधान में से पांचों के बारे में मैंने बताया है जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। और इन आठों में से वैसे सबसे इम्पोर्टेंट रहे हैं हमारे कौन, पेशवा। और पेशवा क्या कहलाते थे, प्रधानमंत्री। चलिएगा आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी की अगर मैं बात करूं तो शिवाजी ने कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ों की शुरुआत की। जैसे इन्होंने भूमि को नापने के लिए पहली बार मापक छड़ी का इस्तेमाल किया। इससे पहले भूमि को नापने के अलग अलग पैमाने थे। उन पैमानों में रस्सियों की सहायता से भूमि को नापा जाता था, लेकिन पहली बार छत्रपति शिवाजी ने और मापक छड़ी का इस्तेमाल किया। और छड़ी के हिसाब से, उस छड़ी की लंबाई के हिसाब से ही उस समय भूमि को नापा जाता था। तो भूमि को नापने के लिए मापक छड़ी का इस्तेमाल किया किसने, छत्रपति शिवाजी ने। दूसरा, छत्रपति शिवाजी के समय में और आपका जो कुल उत्पादन जो आपकी टोटल प्रोडक्शन होती थी उसका आपको 1/3 भाग मतलब 33%, और राजा को क्या देना पड़ता था, टैक्स या कर। और कई मामलों में कई जगहों पे इस कर को 33% से बढ़ाकर 40% तक भी किए जाने का प्रावधान था। मतलब आपको आपके उत्पादन का लगभग 1/3 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इसके साथ साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स या कर लगाए, और ये कर शिवाजी द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। बहुत बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें से पहला कर था आपका चौथ, और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कर जो इसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था सुरदेशमुखी। चौथ का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 25%, और सुरदेशमुखी का मतलब होता था 1/10, इसका मतलब हो गया 10%। बेसिकली चौथ ज़्यादा होता था और सुरदेशमुखी कर काफ़ी कम होता था। शिवाजी का ये मानना था कि जब इसने किसी भी राजा पे आक्रमण करके उस राजा को हराया और उस राजा ने शिवाजी के साम्राज्य में रहकर, शिवाजी के अंडर रहकर काम करने को तैयार हो गया, या उस राजा ने ये कहा कि वो शिवाजी की छत्र छाया के नीचे ही रह कर के काम करेगा, लेकिन वो बैनर हमेशा ही शिवाजी का रखेगा, तो राजा ने कहा ठीक है, चूँकि आप हमारे पे डिपेंड हो, आप हमारे ऊपर ही आश्रित हो, इसीलिए आप हमको अपनी टोटल आय का 10% क्या दे दीजिएगा, कर। जबकि बहुत से राजा ऐसे थे जिन्होंने शिवाजी से हारने के बाद भी ये कहा कि हारने के बाद भी वो अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित करेंगे, वो अपनी ध्वज, अपनी पताका रखेंगे। हालांकि वो शिवाजी से हार चुके हैं, तो शिवाजी ने कहा कि मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुझसे हारने के बाद भी और अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के रूप में रखो, बशर्ते आप मुझे अपने साम्राज्य की कुल इनकम का 25% किसके रूप में दे दो, कर के रूप में। तो ये वो राजा थे जो आश्रित थे, डिपेंड थे किसके ऊपर, छत्रपति शिवाजी के ऊपर। और ये थे इंडिपेंडेंट राजा या स्वतंत्र राजा जो हारने के बाद भी और अपने आप को स्वतंत्र राजा की तरह उद्घोषित करते थे। इनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, जबकि आश्रित राजाओं को टैक्स काफ़ी क्या देना पड़ता था, कम। आज की क्लास को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। प्लीज़ इस क्लास को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने जो भी आपके कलीग्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट में कोई कमी लगती है या आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप बताइएगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिएगा। हम आपकी इन क्लासेस को और डेडिकेटेड तरीके से आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।